नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ हैं श्री मनीष श्रीवास्तव। मनीष श्रीवास्तव जाने-माने लेखक हैं। इनकी अब तक 3 किताबें ऐसी हैं जो कि काफ़ी चर्चित रही हैं। सबसे पहले इनकी किताब थी रूही और उसके बाद आई मैं मुन्ना हूँ। ये दोनों अलग-अलग विषयों पे लिखी गई किताबें थी। आमतौर पर हिंदी लेखन में ऐसे विषयों को छूते हुए लेखक दिखाई नहीं देते और इस बार जो इनकी किताब आई है वो है क्रांति दूत। क्रांति दूत 10 भागों की एक श्रृंखला है और उसमें से आज हम लोग बात कर रहे हैं सबसे पहले भाग। तो आइए मनीष जी से पूछते हैं कि सबसे पहले भाग में, क्रांति दूत के सबसे पहले भाग में आपने क्या लिखा और कैसे ये शुरुआत हुई? मनीष जी। जी, नमस्कार आनंद भाई। आपका शुक्रिया इस समय निकालने के लिए। और हम लोग काफी दिनों से कोशिश कर रहे थे कि इसके बारे में कुछ बातचीत की जाए, क्रांति दूत श्रृंखला के बारे में, क्योंकि अभी तक मैंने किसी से भी बात नहीं की है। आपके अलावा मैंने किसी से भी बात नहीं की है श्रृंखला के बारे में। तो ये श्रृंखला ये कोविड के समय में शुरुआत हुई थी। इस श्रृंखला की हुआ ये था कि हम लोगों को एक प्रोजेक्ट मिला था इंडिका की तरफ से कि कुछ एक अनसुने, आपको मालूम ही है वो आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, तो जैसा कहा गया था कि कुछ आजादी के अनसुने नायक जो हैं उनके बारे में कुछ लिखा जाए। तो छोटी छोटी कहानियां लिखने का एक सोचा गया था शुरुआत। तो मैं अपने शहर की भी कुछ कहानियां लिखना चाहता था। वो लालच रहता ही है किसी का कि अपने शहर के बारे में लिखा जाए। तो उस सिलसिले में मैं पढ़ रहा था। मेरे नाना जी के बारे में आप सभी जानते ही, मास्टर रुद्रनारायण जी जो है, जो कि आजाद साहब के कहा जाता है कि आजाद साहब के गुरु हैं, बट आजाद साहब के तो गुरु बिस्मिल साहब भी रह चुके हैं, सचिन दा भी रह चुके हैं। वो हर किसी को अपना गुरु बना लेते हैं। बट भगवान दास माहौर हैं, पंडित परमानंद जी हैं, ये सब झांसी के ही हैं, उनके साथ के ही हुआ करते थे। मैं जब पढ़ना शुरू किया तो जैसा आमतौर पर होता है कि हम लोग जब थोड़ा सा रिसर्च करते हैं तो वो लिखना बंद हो जाता है, पढ़ना शुरू हो जाता है। तो सिलसिले में जब पढ़ना शुरू किया, 1 किताब 2 किताब, और इन दिनों समय काफी था, तो मुझे लगा ये कहानी से अभी समिटने वाला नहीं है। तो फिर तय किया गया कि इसको थोड़ा लंबा लिखा जाए। श्री कृष्ण सरल जी की किताबों से मुझे उसी दौरान मेरा वास्ता पड़ा और मैंने देखा कि उन्होंने 5 वॉल्यूम लिखे क्रांतिकारियों के ऊपर। 5 वॉल्यूम में करीब करीब 1200 नायकों के ऊपर उन्होंने कहानियां लिखी। करीब करीब 30 साल उन्होंने लगाए हैं इसमें। और मैं सोच रहा था कि मैं 1 महीने में लिख दूं। तो सबसे पहले तो ये मेरी एक बहुत बड़ी गलती थी, जिसको मैंने समय रहते सुधार लिया, कि मैंने बहुत जल्दबाजी में ना करते हुए मैंने अभी फिलहाल तय किया आनंद जी कि इसके 10 भाग होंगे। बट अगर लिखते लिखते मुझे ऐसा लग रहा है, अभी पढ़ रहा हूं तो परतें खुलती चली जा रही हैं। विशेषकर बंगाल के बारे में हम लोगों को बहुत ज्यादा पता नहीं है। हम लोग 1-2 लोगों के बारे में जानते हैं और उसके बारे में हम लोग बस यहाँ वहां निकल जाते हैं। कई ऐसे नायक हुए हैं जो एक छोटी सी, उनकी कहानी बहुत छोटी सी, पैदा हुए, घर के आसपास माहौल था इस तरह का। उन दिनों बंगाल का विभाजन हो चुका था, क्रांति की आग जल रही थी, तो वो कूद पड़ते हैं। कोई एक ऐसी घटना होती है किसी पुलिस वाले को, शायद वो पत्थर मार देते, उनको फांसी हो जाती है, खत्म। इसके बाद उनके बारे में कहीं कुछ नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, पत्थर मार देते, ऐसी कई घटनाएं हैं। गोली भी मार दी उनके, विदेशी जो लोग थे वहां पर, अंग्रेज वगैरह थे, उनकी किसी भी भावनाओं से आहत होकर उन्होंने कत्ल कर दिया और फांसी हो गई। उनका कहीं नामो निशान नहीं है। वो क्या क्रांतिकारी नहीं थे? सब थे, उनका भी योगदान है। तो ऐसे ही कई छोटे छोटे लोग हैं जिनके बारे में हमको नहीं पता, उन्हीं को लेके ये पूरी श्रृंखला रची गई है। इसमें ध्यान ये रखा गया है कि जो नामचीन क्रांतिकारी, उनको ना भुला दिया जाए। देखिए, हर किसी, एक नेता होता है और एक उनके फॉलोअर्स होते हैं। तो ऐसा नहीं होगा कि हम भगत सिंह साहब को, आजाद साहब को या सावरकर साहब को हम भुला दें, ऐसा नहीं है। सावरकर साहब तो, उनके बारे में तो ये कहा जाता है कि अगर वो नहीं होते तो शायद कम से कम हजारों क्रांतिकारी पैदा नहीं होते, और ये सच है, ये सच है। तो मैंने कोशिश ये की है कि हर किताब में 2 या 3 तो होंगे, मेन कैरेक्टर्स होंगे, यानी कि आजाद साहब आपको दिख जाएंगे, भगत सिंह साहब दिख जाएंगे, सान्याल साहब दिख जाएंगे, सावरकर साहब दिख जाएंगे। फिर उनके चारों ओर कम से कम 10-10, 12-12 कैरेक्टर्स होंगे जो उसी समय। इस तरह से ये एक श्रृंखला चलती रहेगी। टाइम पीरियड जो है, जो काल है इसका, वो एक सबसे डिफिकल्ट था। जब मैं आपसे भी बात कर रहा था इसके बारे में, हम लोगों ने बहुत चर्चा की थी कि कैसे इसको किया जाएगा। मेरी कोशिश ये रही है कि उसके साथ ज्यादा खिलवाड़ ना हो।
बट लिखते समय जब मैं पढ़ रहा था तब मैंने देखा कि कई सारे हमारे जो क्रांतिकारी, महान क्रांतिकारी हैं, उन्होंने भी बाद में अपनी जीवनी लिखी। जैसे बंदी जीवन लिखा गया, बसमिल साहब ने लिखी, सान्याल साहब ने लिखी, मनमथ नाथ जी ने लिखी। जब वो लिखी है उन्होंने, तो उस समय करीब जब हो चुका था उसके 10 या 15 या 20 साल बाद लिखी। लाला हरदयाल जी जब वहां से अंडमान से लौट के आ गए तब उन्होंने लिखी। वो भी लिखते हैं कि शायद वो साल ये रहा होगा, शायद ये साल वो रहा होगा। तो कहीं कहीं हमको 1-2 साल की गड़बड़ दिख जाती है, बट मैंने पूरी कोशिश की है कि जहां मुझे कंफ्यूजन लगे वहां मैं उसको छू ही नहीं, मैंने एज इट इज उसको रखा हुआ है। तो ये थोड़ा सा ऐतिहासिक तथ्यों से मैंने छेड़छाड़ नहीं की है, जो मुझे सहूलियत होती वैसा नहीं किया है। पहला भाग आजाद साहब से शुरुआत होती है। आजाद साहब से शुरुआत होती है उनके झांसी प्रवास के बारे में। काकोरी कांड जिसको हम लोग बोलते हैं, एक्चुअली कांड अगर हम लोग बोल देते हैं तो थोड़ा सा एक नेगेटिव सा चला जाता है। वो एक महान घटना थी जिसने पूरे क्रांतिकारी आंदोलन की दशा बदल दी थी। ये जो पहला भाग है झांसी फाइल्स, ये वहां से शुरू था। आपने तो पढ़ा ही है, शुरुआत होती ही वैसे ही है जैसे कि सीन खुलता है काकोरी की घटना से। काकोरी की घटना पे आपकी किताब शुरू की होती है। और वैसे भी आपकी बात से जैसे मुझे अभी हाल का दौर याद आ गया कि अभी अभी राम मंदिर आंदोलन हम लोगों ने देखा है। तो कई बार ऐसा होता है कि प्रवीण तोगड़िया को अगर याद रखा जाए राम मंदिर आंदोलन के नेताओं के रूप में, तो कहीं ना कहीं हम लोगों को कोठारी बंधुओं को भी नहीं भूलना चाहिए। ये चीज जैसी होती है बिल्कुल वैसे ही बात कुछ आपने की है। तो यहाँ जो आप बता रहे थे सावरकर और दूसरे क्रांतिकारियों का जैसे आपने नाम लिया, तो ये जो सावरकर जैसे जो लोग होते हैं, ये लोग विचारधारा के तौर पर अधिक सामने आते हैं, और जो जमीनी स्तर पर उसे उतारना होता है या उसका क्रियान्वयन होता है, उस स्तर पर अगर आप देखेंगे तो वो किसी और का काम होता है। जैसे आप आजाद की बात करते हैं तो चंद्रशेखर आजाद किसी विचारधारा के प्रवर्तक के रूप में कोई किताबें लिखने के लिए, कोई नई थ्योरी देने के लिए नहीं जाने जाते। इनकी तुलना में सावरकर या फिर श्री अरबिंदो जो थे, वो ये लोग विचारधारा के तौर पर मजबूती देते हैं। कहीं ना कहीं ये माना जाता है, हम लोग ये मानते रहे हैं कि विचारधारा के तौर पर काफी मजबूत थे जो गांधीवादी या अहिंसावादी किस्म के लोग थे। क्या कोई विचारधारा भी रही थी जो पीछे काम करती थी इनके जो क्रांतिकारियों? आपने पढ़ने में कभी ये पाया कि कोई विचारधारा थी इनकी या कुछ उन्होंने लिखा हो? एक विचारधारा थी। मैं सच में आनंद भाई, मैं जब भी मैं बात करता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक ही विचारधारा थी, देश को आजाद कराना है। सिर्फ आजाद साहब को जब तक लगता रहा कि गांधी जी का आंदोलन, अहिंसा वाला आंदोलन बिल्कुल ठीक ठाक है, इससे आजादी मिल सकती है, जब तक उन्होंने चाबुक खा के भी महात्मा गांधी की जय बोला है। उसके बाद जब उनको लगा कि ये सब एक धोखा हो रहा है, जब वो चौरी चौरा कांड के बाद उन्होंने कहा कि भाई ये सब गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए और हम अपना आंदोलन वापस लेते हैं, वो सारी घटनाएं देख के भगत सिंह को भी दुख हुआ था और इनको आजाद साहब को भी दुख हुआ था। तो उनको आजादी चाहिए थी। अब वो आजादी जब चाहिए थी तो साम दाम दंड भेद आजादी चाहिए। उनके दिमाग में एक ही विचारधारा थी। अगर आप मेरे से पूछेंगे, सावरकर साहब की भी एक ही विचारधारा थी, देश को आजाद कराना है। हम लोग आज सावरकर साहब को जानते हैं कि वो बहुत कट्टर रहे हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। शुरुआत में थे वो, बीच में वो बदले थोड़ा सा। आप उनकी अगर लंदन यात्रा देखेंगे, वहां उनके कुछ भाषण पढ़ेंगे तो आप वो, उन्होंने हिंदू मुस्लिम लोगों को साथ में रखने की बात की है बीच में। ऐसा नहीं है कि उन्होंने नहीं की है, बट उनकी भी कुछ सीमाएं थी, उनकी भी सीमाएं थी कुछ, वो अपनी सीमाओं को लांघते नहीं थे। बट जहां तक रही विचारधारा की बात, एक ही विचारधारा, ये देश हाथ से नहीं जाने देती। इसके अलावा कोई विचारधारा मुझे कहीं नहीं दिखती, कहीं नहीं दिखती। बाद में क्या होगा, शासन कैसे होगा, ये समाजवाद, कुछ नहीं था। देश को आजाद कर, कुछ नहीं था इसके अलावा। सिंपल एंड स्वीट। मतलब जो एक लाइन में कही जा सके बात कि उन्हें देश आजाद चाहिए था। मोटे तौर पे अगर हम लोग देखें तो खुद गांधी और कांग्रेस का जो संपूर्ण स्वराज्य का नारा था, ये नारा भी उनका खुद का तो था नहीं, ये भी भगत सिंह का संपूर्ण स्वराज्य का नारा था, जो कि 1923 के आसपास जो है कांग्रेस ने अपने हाथ में ले लिया था, या उधार ले लिया था, या कहीं हथिया लिया था जी, जैसे भी कहना कीजिए। तो इसके अलावा जो एक और चीज हम लोग देखते हैं, जैसे आपने छोटे क्रांतिकारियों की बात की कि भाई कुछ छोटे क्रांतिकारी थे जो बहुत छोटी सी किसी घटना के लिए
उनका नाम आता है और फिर बाद में उनका कोई जिक्र नहीं आता। तो जी। ऐसे तो कई नाम थे जो कि बिल्कुल ही भुला दिए गए। अगर हम लोग उदाहरण के तौर पे लें तो एक जो मुझे याद आती है वो याद आती है सबसे पहले प्रीतिलता वाडेकर, सॉरी जी। प्रीतिलता वाडेदार। जी। ये प्रीतिलता जो थी, इन्होंने उस क्लब हाउस पर बम फेंका था और गोलियां चलाई थी, जिस क्लब हाउस के बारे में कहा जाता है डॉग्स एंड इंडियंस नॉट अलाउड का बोर्ड उसके बाहर लगा होता था, और इसके विरोध में उन्होंने ये काम किया था। और जो मास्टर सूर्या सेन और ऐसे अनुशीलन समिति जैसे जो संगठन हुआ करते थे, युगांतर जो ग्रुप हुआ करता था, इन सब के साथ वो काम कर रही होती थी। तो ये जो पूरे पूरे संगठन थे जिनका नाम ही पूरा गायब हो गया, जैसे आज हम लोग अनुशीलन समिति का नाम पूछें, युगांतर पार्टी का नाम पूछें, या फिर अगर हम लोग एचआरए का नाम भी ले लें तो काफी हद तक एचआरए का नाम शायद भगत सिंह पर कुछ फिल्में बनने की वजह से लोगों को याद आ जाता है। तो क्या ऐसे संगठन थे पूरे के पूरे जो कि बंगाल में ज्यादा एक्टिव थे, और जगहों पे भी ऐसे संगठन रहे होंगे? या उत्तर प्रदेश, जिसको उस समय सेंट्रल प्रोविंस कहा जाता था, उधर भी आपको मिले कोई ऐसे संगठन? हाँ, आप देखिए, आप इन संगठनों की बात करते हैं तो आप हमारे उत्तर प्रदेश में अगर आप बात करते हैं, गेंदालाल दीक्षित एक हुए हैं। मेरे ख्याल से मेरे लिए बड़ा एक, अभी मैं पिछले दिनों जब भारत आया हुआ था तो मैं ट्रैवल कर रहा था, शहर में ही था, दिल्ली में ही था, तो मैं शायद गुड़गांव से नोएडा जा रहा था। तो आमतौर पे 1.5-2 घंटे का रास्ता होता है, तो मेरी जैसी आदत है पूछ लेता हूँ। अब इंटरव्यू तो ले नहीं सकता क्योंकि चुनाव नहीं चल रहे हैं कि किसको वोट देंगे आप। तो मैंने पूछा, बातचीत की उससे, कहाँ के रहने वाले हैं? तो उसने कहा मैनपुरी का रहने वाला। मैनपुरी का रहने वाला हूँ। तो मैंने उत्सुकता में पूछा, बिस्मिल साहब का नाम सुना है? नहीं सुना है। वो एमबीए किया हुआ लड़का था जो किसी मजबूरीवश गाड़ी चला रहा था। नहीं सुना है। तो जब उसने बिस्मिल साहब का नाम नहीं सुना, तो बिस्मिल साहब जिनको अपना गुरु मानते थे, गेंदालाल दीक्षित जी, जिन्होंने कि पूरा एक संगठन खड़ा कर दिया था एक बार, तो उनका नाम कैसे सुना होगा? तो ये ऐसे छोटे छोटे संगठन देखा देखी शुरू हो गए थे। अच्छा, इसमें एक चीज और भी थी, कुछ संगठन वाकई में है ऐसे थे जो क्रांति के लिए काम कर रहे थे, और कुछ अपने स्वार्थ के लिए भी खड़े थे कि उनका ये था कि हम इसी बहाने हम भी अपना घर भर लेंगे। तो ये भी एक दिक्कत थी। ऐसा नहीं है कि सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो रहा था, उस दौर में भी वैसा ही था थोड़ा सा। बट हर शहर में आप शहर तो नहीं कहूंगा, प्रांत में आप देख लीजिए, जैसे कि बंगाल में अगर था तो पंजाब में भी था, पंजाब में था, महाराष्ट्र में था, हमारे उत्तर भारत में था। उत्तर भारत में आप शांति नारायण भटनागर जी, उन्होंने एक स्वराज नाम का अखबार शुरू किया था। वो स्वराज नाम का अखबार शुरू किया और उसमें सजा सिर्फ इतनी होती थी कि अगर आप एक एडिटोरियल लिखेंगे तो आपको 10 साल की काले पानी की सजा दी जाएगी। और ऐसे करते करते जाने कितने संपादक सीधे काले पानी की सजा देने चले। एक साहब ने 3 लिखे, उनको 30 साल की काले पानी की सजा दी गई और वो गए। उनको डर नहीं लगता था। क्या विचारधारा थी? मुझे इस विचारधारा के अलावा कुछ नहीं समझ में नहीं, मैं सच में मुझे समझ में नहीं आता कि क्या दीवानापन था, क्या दीवानापन था। आप उस समय के किसी मैं गिरोह नहीं कहूंगा, लोग उसको गिरोह बोलते हैं आजकल, क्रांतिकारी का अगर पूरा एक संगठन के सदस्य सभी बैठे हुए हैं, उसमें लड़ाई झगड़ा इस बात के लिए होता था कि इस एक्टिविटी के लिए, या जिसको वो बोलते थे कि धावे के लिए कौन जाएगा, क्योंकि जाने का मतलब होता है कि पकड़े जाना है, पकड़े जाने का मतलब है मौत की सजा। इसमें अभी हम लोग उस पर नहीं आए, राजगुरु साहब पर नहीं आए। आगे आने वाले अंकों में हम लोग राजगुरु साहब की बात करेंगे। तो मुझे उम्मीद नहीं है, मुझे पूरा विश्वास है कि लोग चौंक जाएंगे, उनके कैरेक्टर को जान के चौंक जाएंगे। आगे चल के हम लोग उसके बारे में बात करेंगे जब वो आएगा। बट ऐसे सैकड़ों नहीं, हजारों लोग हैं। अगर उनको ये लगता था कि उनकी संगठन में नहीं सुनी जा रही, उनको उसके लिए एक्ट के लिए नहीं भेजा जा रहा है, तो वो 10 लोगों के साथ अपना एक छोटा सा संगठन बना के किसी अंग्रेज का नमस्कार करवा दिया था। मतलब उनको करना था, उनको दीवानापन था। आनंद है सिर्फ इसको इसके अलावा कुछ नहीं कहा जा सकता, कुछ नहीं कहा जा सकता। मरने की किसको जल्दी होगी, किसको जल्दी होगी? वहां पर भी जब राजगुरु साहब और उनको सुखदेव साहब और उनको भगत सिंह साहब को जब फांसी लगती है, वो जो दिन था, वो 2 दिन था, उसमें भी राजगुरु साहब को दिक्कत ये थी कि यार भगत सिंह को फांसी, पहले फंदा उसके गले में क्यों जा रहा। मतलब आप सोचिए, हम आज के जमाने में इस तरह की बात करेंगे तो लोगों को लगेगा कि शायद ये स्क्रिप्ट लिखी गई है, थ्योरेटिकल चीजें हैं हम लोग जो बोल रहे हैं।
ऐसा हुआ है, और ऐसा हुआ इसलिए मैं कहता हूँ क्योंकि ऐसा लिखा गया है, उन लोगों ने लिखा है जो उस समय जीवित थे, वरना मुझे कहाँ मालूम था, ना किसी को नहीं मालूम था, मुझे कहाँ मालूम था कि उस दिन क्या हो रहा है। अनबिलीवेबल कहानियां हैं, छोटी हैं, 17 साल 18 साल। आप देखिए खुदीराम बोस, आप देखिए प्रफुल्ल चाकी, ये लोग कहाँ कब आते हैं, कब पैदा होते हैं, कब चले जाते हैं, क्या दिल में उमंगे लेके आते हैं, जवानी पूरी जी नहीं, अपना बलिदान देके चले जाते हैं। ये मतलब ये लोग किसी दूसरी दुनिया के थे, दूसरी दुनिया के। फिलहाल हम लोग जब इसकी बात करते हैं झांसी फाइल्स की, तो ये पूरा का पूरा वो वक्फा हम लोगों ने लिया है जब वो अपना काकोरी के बाद अज्ञातवास में झांसी में आके ठहरे। तो उस समय जब वो झांसी में ठहरे हुए थे तो भगवान दास माहौर जी हैं और सदानंद जी हैं वहां पर, उन सब के साथ उनका एक जमावाड़ा रहता था, वो उनके शिष्य थे, उनके साथ रहते थे, उन्हीं के साथ सीखे थे, और मास्टर जी तो थे ही थे। उस दौरान की कुछ घटनाएं हैं जो मैंने अपने कानों सुनी थी, फिर बाद में पढ़ के उनको पक्का भी किया, लोगों से मिला भी, बातचीत भी की, समझ में आया कि 99.9% सही कहानियां हैं। तो उनको कहानी की जगह हम घटनाएं ही कह लें, सत्य घटनाएं, तो वो ज्यादा ठीक रहेगा। कहानी कहने से तो लगता है कि शायद सुना दी गई होगी बात। तो एक सवाल जो और उठता है वो ये उठता है कि जब मैं झांसी गया था तो बाहर निकलते ही वहां पे मुझे 3 साहित्यकारों की मूर्तियां नजर आती हैं झांसी स्टेशन पे जैसे ही आप बाहर निकलेंगे। तो जी झांसी को अगर देखा जाए तो साहित्यकारों की दृष्टि से तो ये काफी उर्वरा भूमि रही है, जी। काफी साहित्यकार यहाँ हुए हैं। तो क्या ऐसा हुआ कि झांसी के और झांसी के क्रांतिकारियों के बारे में उतना ज्यादा इन साहित्यकारों ने भी नहीं लिखा, जो इतने सालों के बाद जब आप लिख रहे हैं तो बिल्कुल नए किस्म का लेखन लग रहा है ये? देखिए वृंदा, आपने मूर्ति जिनकी देखी थी वो माननीय वृंदावन लाल वर्मा जी थे। अ, हमारे रिश्ते में ही लगते हैं, हमारे बहन की ससुराल की साइड के हैं। और मैथिली शरण गुप्त जी थे और सिया शरण। तो वो मैथिली शरण गुप्त जी को तो देखिए कविताओं के लिए ज्यादा जाना जाता है, राइट, ज्यादा ज्यादा जाना जाता है। उन्होंने लिखा भी है, साकेत भी लिखी है उन्होंने। बट जिनकी उनको ज्यादातर, अगर मैं गलत नहीं हूँ, मैं गलत तो नहीं हूँ आनंद जी? नहीं नहीं, कविताओं के लिए ही जाना जाता है। जी। और वृंदावन वर्मा वर्मा जी जो है वो फेमस है अपनी कुछ, जो एक उनकी सबसे महान कहानी है वो झांसी की रानी के बारे में ही, लक्ष्मीबाई के ऊपर इन्होंने जो लिखी है। फिर विराटा की पद्मिनी भी लिखी है उन्होंने। तो इस तरह की उन्होंने लिखी है, बट शायद वो अम, नहीं लिखा उन्होंने, बस बस होता है कि नहीं लिखा गया, और ये शायद मेरे हाथों ही लिखा जाना था। और ऐसा नहीं है कि आजाद साहब के ऊपर लिखा नहीं गया। माहौर साहब ने जो जिस किताब का मैंने बहुत रेफरेंस लिया है शुरू में, जो पहली किताब थी जिसको मैंने पढ़ना शुरू किया था, इसके बाद मैं फिर पढ़ता चला गया, वो माहौर साहब की ही किताब थी। माहौर साहब ने फिर बाद में पीएचडी भी की है, वो बहुत आगे चल के बहुत पढ़ाई उन्होंने की है। तो उनकी किताब थी जिससे मैंने पढ़ना शुरू किया। उन्होंने लिखा है, सदानंद जी ने लिखा है, विश्वनाथन जी ने लिखा है, बाद में लिखा है, बट वो किताबें अब मिलती नहीं है। और वो ऐसे हिस्सों में लिखी गई हैं, अगर आप उसको एक साथ ऐसे पढ़ना चाहेंगे कि कुछ कथा चल रही है, वो संस्मरण के रूप में लिखे गए हैं। कि अगर वो आज अभी भगत सिंह की बात कर रहे हैं, फिर उनको अचानक याद आ गया तो उन्होंने भगवती चरण जी की बात कर दी, फिर उनको आजाद साहब की बात याद आ गई, फिर भुसावल बम कांड की बात कर दी, फिर उन्होंने मनमत जी की बात कर दी। ऐसे करके मेमोरीज से जो उनको समझ में आया होगा। मैंने क्या किया है कि मैंने करीब करीब, आपने देखा होगा 200-250 किताबें हैं, तो वो उन किताबों में से लेके सबको समेट के एक मोतियां मोती सब जगह से लेके मैंने माला बनाने की कोशिश की। सिर्फ इतना मेरा काम, और कुछ नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया। मोती मेरे पास से ही सब जगह से इकट्ठे कर रखे थे, उनको पिरोया है, उसके अलावा मेरा कोई काम नहीं। ठीक है, मतलब ये कहा जा सकता है कि आपने उन हिस्सों को इकट्ठा किया जो कई जगह पर कई अलग-अलग किताबों में छोटे-छोटे हिस्सों में थे, उन्हें एक जगह इकट्ठा करके और एक साथ ले आने का आपने काम किया है। जी, उसको एक इस तरह से बना के कि लोगों को लगे कि वो समय के साथ बहते हुए चले जा रहे हैं। और सबकी शैलियां अलग-अलग थी। कुछ जीवनियां हैं तो उसकी शैली अलग होगी, फिर किसी की बायोग्राफीज हैं वो अलग हैं, आत्मकथाएं हैं वो अलग हैं, संस्मरण हैं वो अलग हैं। तो मैंने कोशिश की है कि जैसा आपने देखा ही है कि वो मैं पात्रों को साथ लेके चलता चलूं। तो वो पूरे उसमें आपको वही शैली दिखेगी कि संवाद शैली में जिस तरह से मैं लिखता रहा हूँ, कि वैसे चलती रहे कहानी, तो पाठकों को लगे कि वो भी उसी समूह में बैठ के सुन रहे हैं। अगर आजाद साहब कुछ बोल रहे हैं तो वो सुन रहे हैं, मास्टर जी कोई कहानी सुन रहे हैं तो हम भी कोने में खड़े होकर सुन रहे हैं कि मास्टर जी क्या कह रहे हैं।
तो शायद ये प्रयोग भी कुछ पाठकों को नया लगेगा, क्योंकि आमतौर पर इतने पुराने दौर की कहानियाँ जो है, वो इस तरह से नहीं लिखी जाती। जी और ये सवाल हम लोगों को ले आता है शोध वाले हिस्से पर। तो ये बताइए कि इस किताब के लिए आपने शोध जो किया, आप जैसे खुद ही बता रहे हैं कि आपने कई किताबों को पढ़ा था और पहले तो शौकिया खुद पढ़ने से शुरू हुआ। तो जी जो शोध किया आपने, इसमें सबसे महत्वपूर्ण किताबें कौन-सी रही, या कितनी किताबें करीबन आपने पढ़ी होंगी इस पूरे क्रम को लेके? जी अगर आप समझें तो इसमें 150 किताबें तो मैंने पढ़ी। बाकी कुछ किताबों से हिस्से पढ़े हैं। अगर मैं कोई चीज सर्च करता था और मुझे वो समझ में, एक जगह मुझे लग रहा है 1918 है, दूसरी जगह 1920 है, तो फिर डेफिनेटली मैं सर्च करता था। तो फिर सर्च किया तो मुझे बुक्स मिली। मुझे अगर वैसे, क्योंकि मैं यहाँ भारत में बैठा था, मैं खरीद नहीं सकता था। मैं वहां जाके, मैं इंडिया में था नहीं, आती भी थी। जब मैं इस बार भारत गया हूँ तो बिटिया के पास इतनी सारी किताबें थी जो मैं फिर पढ़ चुका, यहाँ पढ़ चुका था ऑनलाइन उनको, बट किताबें खरीद के रखी हुई थी मैंने। तो उतना पीरियड, उतना जो पार्ट है, मैं पढ़ के उसको क्लैरिफाई करना चाहता था कि ये जो लिखा है इसमें क्या लिखा है। कम से कम 3 या 4 लोग जब एक ही साल की एक ही घटनाओं को बात कर रहे हैं तो समझ में आता है। अगर लंदन वो जिस जहाज से पहुंचे हैं तो जहाज का नाम वही होना चाहिए जो कि 4 लोग बोल रहे हैं। सावरकर साहब की यात्रा की बात कर रहा हूँ। और जब वो लौटते हैं तो अगर उनके साथ जिस दिन वो वहां पे गिरफ्तार हुए हैं पेरिस में, तो उनके साथ अगर कामा जी थी तो कामा जी तो थी, कि राणा साहब भी थे साथ में। अब किसी ने अगर राणा जी लिखा है तो मुझे ये चेक करना पड़ेगा राणा जी उस समय जेल में तो नहीं थे। सारी दिक्कतें यहाँ हो रही हैं कि मैं गलती से कहीं किसी का अगर नाम ऐड कर दिया तो मुझे देखना पड़ेगा। मैं, आप ऐसे समझिए कि भगत सिंह एक कहानी सुना रहे हैं, वो समय 1923 का, और मैं बात कर रहा हूँ राणा साहब की, कि राणा साहब भी वहां बैठे हुए, बट राणा साहब मैंने चेक किया वो तो अंडमान में थे 1923। तो ये दिक्कतें बहुत आई थी मुझे। बट वो धीरे धीरे फिर जाके मिल के लोगों से बातचीत करके, कुछ पुराने, झांसी से मेरे को बहुत हेल्प हुई। झांसी, ग्वालियर गया मैं, भोपाल गया था। मेरी दिल्ली में, नोएडा में कुछ लोग हैं जो पुराने लोग हैं, आके बस गए हैं फैमिलीज वाले, उनसे बात हुई। और गुजरात जब गया था तब वहां कुछ लोगों से बात हुई थी। पठानकोट होकर आया था, वहां कुछ लोग थे, उनसे बात हुई थी। तो तो चलता रहा। मोटे तौर पे आप ये बता रहे हैं कि आपके शोध का हिस्सा यही नहीं था कि आपने किताबों से उसे पढ़ लिया। आपके शोध का एक हिस्सा ये भी था कि आपने कई लोगों से मिलकर बात करने की कोशिश की, इंटरव्यूज़ जी लिए और उन जगहों पर जाने की भी कोशिश की जिन जगहों पर ये घटनाएँ हुई। जी सातार तो मैं खुद होकर आया था, जहां पर वो ब्रह्मचारी बन के रहे थे। वो चूंकि हमारे घर से पास ही है, 30 किलोमीटर है, तो मैं वहां खुद ही होकर आया था। देख कर आया था कि वो कैसी कुटिया थी जहां पर वो कहा रहा करते थे, ब्रह्मचारी बन के रहा करते थे। तो अब तो वहां पे सब तो सड़क वड़क ये हो गई है। ये जगहें आज किस स्थिति में है? मतलब कोई संरक्षण का इनको सातार प्रयास हुआ सातार है अच्छी या सातार किया अच्छी गया? स्थिति में है। सातार अच्छी स्थिति में है। 15 अगस्त, 26 जनवरी को झंडा फहरता है वहां पर। उनके जन्म दिवस पर भी जाके एक झंडा फहरा दिया जाता है, सलामी दी जाती है, डीएम साहब आते हैं, एक सभा का आयोजन होता है, लड्डू बांटते हैं, उसके बाद खत्म। बट इतना बहुत है। मैं जब काकोरी गया था तो मैं, मेरे पास वीडियो है, वो जो हॉल बनाया है उन्होंने, जहां पे उनकी तस्वीरें हैं, धूल खा रही थी, मकड़ी के जाले लगे हुए थे। और जो लाइब्रेरी थी, वो लाइब्रेरी में कुछ नहीं था। दरवाजे के ऊपर, मुझे लगता नहीं कि वो दरवाजे पिछले 10 सालों में भी खुले हो, इतना बुरा हाल था काकोरी का। काकोरी तो हर किसी ने सुना होगा। अगर किसी ने मनमथ नाथ जी का नाम नहीं सुना या भगवान दास महावर जी का नाम नहीं सुना, काकोरी तो फेमस है। वहां तो लोग जाते भी होंगे। कुछ नहीं था वहां, कोई नहीं था वहां। तो दशाओं को तो आपको पता ही है, हम लोग तो माहिर हैं इन सब चीजों में कि कैसे अपनी स्मृतियों को खत्म करना है, अपनी विरासत को नाश करने के लिए तो हम लोग काफी प्रसिद्ध हैं। जी, तो मनीष जी, हम लोग बात कर रहे थे शोध की, और कई जगहों पर आप गए भी और आपके अनुभव कह सकते हैं हम लोग कि काफ़ी अच्छे नहीं रहे, क्योंकि ये तो हम लोगों की ऐसे भी समझ में आने लायक बात है कि बहुत ज़्यादा ध्यान उन स्थानों का नहीं रखा गया, जो स्थान सशस्त्र क्रांतिकारियों से जुड़े हुए थे। इसके अलावा भी क्या, मतलब जैसे मैं अपने हाल के अनुभवों से बता सकता हूँ कि कुछ दिन पहले बिहार के पूर्णिया जिले में घूमते वक़्त मैंने कुछ साहित्यकारों के नाम पूछे थे। जैसे युवाओं से जब पूछा कि भई फणीश्वर नाथ रेणु का गाँव यहाँ पे है, तो कई युवा जो थे वो लोग बता पाए थे कि इस तरफ से जाने पर वहाँ आप पहुँच सकते हैं। तो इसके पीछे कुछ और भी कारण रहे हैं, जिसकी वजह से युवा बहुत आसानी से बता सकते थे।
तो क्या कोई ऐसे आयोजन, कोई ऐसे स्थानीय जो वो संगठन थे जो उस समय काम कर रहे थे, क्या स्वतंत्रता के बाद उन्होंने कोई काम नहीं किया? मतलब किसी तरह से उस विचारधारा को आगे बढ़ाने की कोशिश की? देखिए, जो काम कर रहे थे वो तो स्वतंत्र आने से पहले ही चले गए। जो जो रह गए थे या तो वो नेता बन गए या उनको किसी भी तरह से उनकी विचारधारा को बदल दिया गया। तो अब बाद के दिनों में जो रह जाते हैं वो सावरकर साहब रह जाते हैं। आश्चर्य वाली बात यह है कि घोष बाबू जो थे, जिनका नाम स्वर्ण अक्षरों में होना चाहिए क्रांतिकारियों में, जबकि लोग बाग उनको ऐसे क्रांतिकारी के रूप में नहीं जानते हैं। उनको लोग बाग एक सामाजिक विचारक के रूप में जानते हैं उनको। वैसे उनका नाम काफी प्रसिद्ध है, बट उनका नाम बहुत हाई पेडेस्टल पर रखना चाहिए मेरे हिसाब से। बट वो होता क्या है कि बीच में ही क्रांतिकारी आंदोलन के चलते ही चलते जब बमकांड होता है वहां पे कलकत्ता में, मानिक तारा वाला जो होता है, उसके बाद वो पांडिचेरी चले जाते और उनकी क्रांति की यात्रा है जो वहां चली खत्म हो जाती है। बारिंदा रह जाते हैं वहां पे, बट वो भी कुछ समय बाद मतलब कुछ चीजें बड़े गहरे क्वेश्चन मार्क खड़े कर देती हैं जब आप इसको ढंग से पढ़ेंगे। जो एक इस क्रांति को बहुत आगे ले जा सकते थे, लाला लाजपत राय जी, उनकी हत्या कर दी जाती है। मैं उसको हत्या ही कहूंगा, हत्या कर दी जाती है। उसके बाद बचता कौन? उसके बाद ये जो आंदोलन चल रहा था जिसको हम सशस्त्र क्रांति का आंदोलन कहते हैं, उसमें बचा कौन था? आजाद साहब चले जाते हैं, भगत सिंह चले जाते हैं, बाद मास्टर सूर्य सेन रह जाते हैं साउथ वहां पर बंगाल में, तो वो भी चले जाते हैं। कौन रह जाता है? रह जाते हैं फिर वो रिले रेस में नाम 4 लोग दौड़ते हैं, तो 3 लोग तो चले गए, रह गया चौथा, तो नाम आता है गांधी और नेहरू का। वो लोग आते हैं, वो मशाल को लेके जाते हैं, वही खड़े होते हैं, उन्हीं को सारे प्राइज मिलते हैं। नंबर 1 भी वही थे, 2 भी वही थे, 3 भी वही थे। तो आज की तारीख में आप देखेंगे कि आप जो समारोह की बात कर रहे हैं, समारोह में किन का नाम होता है? गांधी जी, नेहरू जी, फिर बाद में अम्बेडकर साहब। तो हमको तो लगता यही है कि इन्होंने ही आजादी दिलाई। बट आप पढ़िए, अगर आप 1857 से पढ़ना शुरू कर दीजिए, उससे पहले भी पढ़ना शुरू कर दीजिए। आप उससे पढ़ना पहले शुरू करेंगे तो आप यहाँ तक आते आते आपको 1930 के आसपास आते आपको लगेगा कि यार ये तो अभी होना था काम, ये 1947 तक खिंचा कैसे? 1930 के आसपास हमको मिल जाती है आजादी। बोस बाबू हमको दिला के ही वो बोस बाबू भी नहीं थे। आप देखिए ना, आप जिनको आप समझते थे कि जो क्रांति की मशाल को लेके आगे चल रहे थे, वो कोई बचा ही नहीं। तो कहां से समारोह? कुछ साल में एक जन्मदिन आता है, एक उनकी मृत्यु दिवस होता है, फिर 15 अगस्त होता है, 26 जनवरी होती है। हम लोग एक फॉर्मेलिटी पूरी कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, उसके बाद वही है, फिर राजनेता सत्ता वही होता है। इसमें एक चीज जो आपकी बातों से मेरे ध्यान में आई, वो हाल में आई एक फिल्म थी RRR जी। इसमें जो 2 लोगों को दिखाया गया है, ये जिनसे प्रेरित लोग थे, वो लोग तो सचमुच में थे। मतलब जिस समय आप गांधी जी का, आप अगर हम लोग कहते हैं भारत में राष्ट्रवाद का उदय, तो वो 1919 के दौर से पढ़ाया जाना शुरू होता है। जब आप NCERT की किताबों में भी देखेंगे तो भारत में राष्ट्रवाद का उदय वही 1919 से शुरू होता है। वो चैप्टर ही करीब उसी समय से शुरू होता है। और मजेदार चीज ये है कि एग्जैक्टली जिस समय में गांधी जी ये कर रहे थे, असहयोग आंदोलन की बातें कर रहे थे, उसी समय ये RRR में जो आपको राम दिखते हैं, वो आपको सशस्त्र क्रांति चला रहे होते हैं दक्षिण भारत में कहीं। उसी समय वो जो राजू दिखते हैं फिल्म में, वो भी सशस्त्र क्रांति चला रहे होते हैं दक्षिण भारत में कहीं। जल जंगल जमीन का जो नारा था, वो दरअसल उनका दिया हुआ था, जो बाद में किसी और एक राजनीतिक विचारधारा ने हत्या लिया। तो ऐसे आंदोलन तो दक्षिण भारत में भी चल रहे होंगे। जब आप झांसी की बात करते हैं तो कभी कभी मुझे लगता है कि क्या जो दक्षिण भारत में ऐसे आंदोलन हो रहे थे, जो दक्षिण भारत के ऐसे संगठन थे, उनका नाम नहीं आया, ऐसा भी हुआ है? नहीं, उनका नाम है, बट ऐसे ही है, छोटे छोटे स्तरों पे है। दक्षिण भारत के साथ एक समस्या क्या हुई, भाषा की बहुत समस्या हुई। उन्होंने लिखा, उनका लिखा हुआ वहीं तक रह गया। बंगाल के साथ भी यही हुआ। कई सारी चीजें ऐसी हैं कि जो मैंने उसको पहले पढ़ा,
उस भाषा को मैंने पढ़ा, फिर उसको मैंने वर्ड में कन्वर्ट किया, वर्ड में कन्वर्ट करके मैंने उसको ट्रांसलेट किया, तब मैं पढ़ पाया। यानी कि एक किताब मुझे एक केवल चीज जानने के लिए कि वो वाकई में उस समय उस गांव का नाम क्या था, वो करने के लिए मुझे इतना करना पड़ा, क्योंकि मेरे पास और कोई माध्यम नहीं था। तो ऐसा ही शायद दक्षिण भारत के साथ हुआ है कि उनके साथ लिखा बहुत गया। भारती जी ने बहुत कुछ लिखा, भारती जी ने बहुत लिखा, अय्यर साहब ने, उन्होंने बहुत कुछ लिखा, बट वो वहीं तक रह गया। क्या ये जिम्मेदारी हमारी सरकारों की नहीं रही थी क्या, कि वो कम से कम एक नेशनल लेवल पर, राष्ट्रीय स्तर पर कम से कम हम क्यों, अब जैसे आज भी हम बात कर रहे हैं, हम अरविंदो साहब की बात करते हैं तो हम उनको बंगाल के क्रांतिकारी के रूप में ज्यादा जानते हैं। हम अगर आज बिस्मिल साहब की बात करते हैं, आजाद साहब की बात करते हैं, तो हम उनको उत्तर भारत का मानते हैं। भगत सिंह साहब को हम पंजाब का मानते हैं। और नेशनल लेवल पर हमने क्यों नहीं ऐसा करा किया कि हमारे भारत के क्रांतिकारी थे? ऐसा कोई क्यों नहीं है, एक प्लेटफॉर्म क्यों नहीं दिखता हमको, इसमें कम से कम हजारों में से 100 लोगों को तो खड़ा कर दीजिए। अगर आपके पास 25 आपके राज्य है आपके, आप कम से कम एक राज्य से 5-5 लोगों को तो लेकर आइए। 5 नहीं, उनको 50 मिलेंगे, उनको 500 मिलेंगे। हम और आप शुरुआत ही, हमारे और आपके पास क्या साधनों की कमी। आप देखिए साधनों की कमी। श्री कृष्ण सरल जी जिन्होंने के महाग्रंथ लिखा है क्रांतिकारियों के ऊपर, क्रांति कोश करके जिन्होंने लिखा है 5 वॉल्यूम में, उनको सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिली थी। उन्होंने अपना पैसा खर्च करके अपनी बीवी बच्चों के जेवरात बेच बेच के उन्होंने सारा लिखा है। कैन यू बिलीव इट? उनको कोई मदद नहीं मिली थी, अपने आप ही लिखा है। ये काम आपको अपने आप ही करना। फिर आप इसके बदले में अगर आप, असल में अगर इस किताब की बात की जाए तो इस किताब का नाम तो अभी हाल में सिर्फ इससे सुनाई देने लगा क्योंकि पढ़ेगा इंडिया से कुछ ट्वीट वगैरह आने लगे थे और जी ये किताब फिर से लोगों के सामने आने लगी थी। नहीं तो क्रांतिकारी कोश नाम की कोई किताब होती थी और नहीं थी। भारतीय प्रभात भाषा प्रकाशन वालों से मैंने में संपर्क करने की बहुत कोशिश की, आनंद जी सॉरी, प्रभात प्रकाशन वालों से बहुत कोशिश की मैंने, संपर्क करने की बात ही नहीं हुई। ये तो प्रशांत, ये हमारे प्रशांत भाई हैं, इनको हमने बोला था तो ये मेहनत करके ये निकाल के ले आए अपना कहीं से भी करके, अदरवाइज बहुत मुश्किल है ऐसी। और ऐसा नहीं है, आप लोग कहते हैं कि आप पहली बार लिख, मैं पहली बार नहीं लिख रहा हूँ, मैं बिल्कुल नहीं लिख रहा हूँ। लिखा गया है, प्रकाशन में नहीं है किताब। मैंने अपनी बस थोड़ा सा यह है कि मैं जिद में आके कि अगर मुझे कोई दिख गई किताब और मुझे चाहिए है तो मैं एक ही पेज पर गूगल के सर्च पे नहीं रह गया। मैंने अगर उसके अंदर 50 पेज थे तो मैंने 50 पेज तक गया हूँ, ढूंढता हुआ, कहीं तो मिलेगी। वो नहीं मिला तो रिसर्च पेपर मिला, रिसर्च पेपर नहीं मिला तो दूसरी भाषा में मिली। मैंने डाउनलोड की, ट्रांसलेट किया, पढ़ा और लिखा गया है। भाषाएं अलग हैं, अलग अलग जगहों पर लिखा गया है। तो वो एक दिक्कत रह गई। फड़के साहब के बारे में कितना लोग जानते हैं? नहीं जानते। उनके बारे में भी जबकि हमारा जो देखिए बड़ा आसान है, हम अपने आप को भी दोषी ठहरा सकते हैं कि हमने जानने की कोशिश नहीं की। एक सूत्र तो मिलना चाहिए कोई। मुझे खुशी इस बात की है कि अभी जब से ये किताब हम लोगों ने प्रचारित करना शुरू किया है तो अब मेरी टाइमलाइन पे कुछ क्रांतिकारियों की किस्से आने लगे। वो किसी भी कारण से आने लगे हो, शायद उनको लगता है ऐसा करने से थोड़ी सी पॉपुलैरिटी मिलती है, कुछ भी है, पढ़ने लगे हैं लोग बाग। वो कुछ मित्र हैं, जैसे सात्विक करके लड़का है, एक नवीन है जो हिंदी के नाम से, देवनागरी के नाम से लिखते हैं। वो पढ़ते हैं, मुझे स्क्रीनशॉट भेजते हैं कि भैया ये मैंने यहाँ से, आपने पढ़ा? मैंने कहा मैंने पढ़ा। कुछ तो हो रहा है। तो एक सूत्र, हम लोग क्या है कि एक शुरुआत कर रहे हैं। आगे अगर ये लोग लेके जाएंगे, अगर 2-4 किताबें ही इन लोगों ने पढ़ ली तो आगे बताने के लिए तो कुछ होगा, वरना तो खोया ही हुआ है। सीरियसली खोया हुआ है। मैं कभी कभी मेरे पास शब्द कम पड़ जाते हैं जब मैं पढ़ता हूँ। मुझे से किसी ने एक सवाल पूछा था कि जिसका जवाब अगर आज से मुझसे 1 साल पहले कोई और पूछता तो मैं जवाब मेरा कोई और होता कि आपको इन सब नायकों में सबसे ज्यादा लिखने में किसके बारे में परेशानी? सावरकर साहब के बारे में। उन जैसा चरित्र मिलना मुश्किल है। आग थी वो, आग जिसको बोलते हैं ना, कि उनके समीप आके कोई बच नहीं सकता। क्या मतलब, अनबिलीवेबल कैरेक्टर है जैसा लिखा गया है। और एक जगह नहीं, कई जगह लिखा गया। उनके साथियों ने, देखिए अगर किसी ने उनकी बायोग्राफी लिखी होती तो बात अलग थी। लोग अपनी आत्मकथा लिख रहे हैं, उसमें सावरकर साहब के बारे में जो लिख रहे हैं वो हर कोई वही लिख रहा है। कैसे हो सकता है वो आदमी ऐसा, जिसको छू दे वो सोना हो जाए? कैसे हो सकता है? ऐसे हुए। मदन लाल धींगरा साहब जब जा रहे थे तो उन्होंने ये कहा था कि साहब मुझे जाने दीजिए, जब अपना आखिरी मिशन पर जा रहे थे, मुझे जाने दीजिए, क्योंकि मैं चला गया तो कोई बात नहीं, आप चले गए तो बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि आप रहेंगे तो 100 मदन लाल धींगरा पैदा हो जाएंगे। कैन यू बिलीव इट? तो ये उन्होंने अपनी इमेज बना रखी थी।
हम लोगों ने इनको क्या बना के रख दिया, हिंदू नेता। क्यों बना के रख दिया हम लोग? कि वो तो बाद के दिनों में, शुरुआत में तो ऐसा कुछ भी नहीं था। आप उनकी पढ़िए, पूरे तरीके से पढ़िए आप, उसमें शुरू का एक अंश है जिस तरह के उन्होंने देखा होता रहा। बाद में जब वो लंदन में रहे हैं, वहां पे ऐसा कुछ भी नहीं था। वहां तो सबको साथ में लेके चल रहे हैं। उनको समझ में आ गया था कि अगर चलना है तो सबको साथ में लेके चलना हो। तो ये कह सकते हैं कि कई ऐसी चीजें जो हमारी समझ में बहुत बाइनरी में आती हैं, या तो सही था या गलत था, इस तरह का समझ में आता है। तो कई सारे ऐसे, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि ग्रे एरियाज हैं, जो आपकी इन किताबों से सामने आने लगेंगे लोगों पे। हाँ, मैंने कोशिश की आनंद जी कि मैंने कोई जजमेंट नहीं दिया किताब में। आप देखेंगे, आप पहला भाग आपने पढ़ लिया, दूसरा भी पढ़ लिया होगा आपने, तो मैंने पूरी किताब में आखिर तक मेरी यही कोशिश रही है कि मेरे विचार ना दिखें आपको, क्योंकि मेरे विचार दिखेंगे तो मेरा तो एक ही हीरो है, आजाद साहब हीरो है। मेरे राजगुरु बहुत बड़े नायक हैं, सावरकर बहुत बड़े नायक हैं, राइट। तो मैं लालच से थोड़ा सा ऐड कर दूंगा, 2-4 डायलॉग अपनी तरफ से ऐड कर दूंगा कि उनका करेक्टर नहीं किया मैंने, एज इट इज जैसा था उनको आपके सामने रखा। आप तय कीजिए, आप तय कीजिए कि बिस्मिल साहब क्या थे, आप तय कीजिए कि सचिंद्र साहब क्या थे, आप ये तय कीजिए कि पंडित ये भाई परमानंद जी जब कहते हैं, जब वो जेल से वहां से अपने लौट के सजा काट कर आते हैं घर पे, और उनको मालूम पड़ता है कि एक बहुत बड़े नेता को 10,000 रुपए दिए गए थे उनके घर पर देने के लिए, उन्होंने केवल 1,000 रुपए दिए हैं, तो उनके दिल पर क्या गुजरती। आप सोचिए, मैं नहीं होता हूं बताने वाला कि ये ऐसा कैसे, ये आदमी गलत था। आप सोचिए, आप ये भी सोच सकते हैं अगर उसने 10,000 नहीं दिए, 9,000 कहाँ गए। हो सकता है उस समय ये समझाओ कि 1,000 रुपए देना ही उनके लिए घर में काफी है, 9,000 हम अपने योग संगठन के लिए इस्तेमाल कर लें। आप सोचिए, ढूंढिए। तो मैंने कई जगह अनुत्तरित प्रश्न छोड़ दिए। जब मैं आगे, अभी इसमें आजाद साहब की जो भी मैंने बात की है, दो किताबें में आजाद साहब की बात रहेगी। मैंने आजाद साहब की पूरी जिंदगी नहीं ली, मैंने कई जगह छोड़ दिया है बीच में। मैंने छोड़ दिया है कि आप लोग पढ़ें, आप लोग ढूंढेंगे। आपको ये नहीं लगना चाहिए कि सब कुछ हमने पढ़ लिया, नहीं। जब आप भगत सिंह साहब के बारे में पढ़ेंगे तब भी आपको बीच में लगेगा यार ये कहाँ है, ढूंढे, मिलेगा आपको, सब यही है। तो इसमें एक एक करके जब आप आगे बढ़ रहे हैं अपनी इस किताब की श्रृंखला में, तो पहला आपने शुरू किया झांसी पर, दूसरे में आप काशी पहुंच जाते हैं। तो क्या आपने सभी भाग जो है वो किसी न किसी जगह पर या किसी स्थान पर आधारित रखते हैं, या आगे चल के ये और बदलता जाता है? ये स्थानों पर नहीं रखे हैं मैंने। जो उस पूरी किताब का समझ लीजिए एसेंस है, जो मुझे लगा है, उसके हिसाब से मैंने दे दिया है। अब जैसे दूसरी किताब काशी है, तीसरी किताब आज हम लोग जिस दिन ये बात कर रहे हैं, आज उस दिन सावरकर साहब का दिन है आज, तो आज ही मैंने एक छोटा सा टीजर लॉन्च किया है तीसरी किताब का भी, जिसका नाम मित्र मेला होगा। तो सावरकर साहब का जो भी पूरा एक शुरुआत हुई है, जिस तरह से उनका वो जो क्या कहना चाहिए कि पहला कदम जो उनका पड़ा था, मित्र मेला से ही शुरुआत हुई थी। तो मैं मित्र मेला संगठन को उनके जीवन का एक बहुत बड़ा स्टेप मानता हूँ, बहुत बड़ा कदम मानता हूँ। तो उस किताब का नाम मित्र मेला है। सॉरी, तो लोग भाग ये समझेंगे कि क्या ये सावरकर साहब के ऊपर किताब है? नहीं है, ऐसा नहीं है। ये सावरकर साहब के ऊपर भी है, क्योंकि वो अकेले नहीं थे, उनके 1000 हाथ थे, 1000 पैर थे, वो सब उनके आसपास दिखेंगे। बट मित्र मेला को मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा कदम रहा है, ऐतिहासिक एक दृष्टि से मैं देखता हूँ। उस रोज को जिस दिन उन्होंने ये डिसाइड किया था कि मैं मित्र मेला नाम का संगठन डालूंगा, उसमें ये इस तरह के सवाल भी हैं जो उनके साथी पूछते हैं कि क्यों किया आपको, इतना लोग सावरकर साहब को पसंद क्यों करते थे। ये सवाल भी हैं जो उनके साथी पूछते हैं, जिनके जवाब सावरकर साहब खुद देंगे। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं, क्योंकि लोगों ने काफी समय ले लिया है जी। उम्मीद है कि पाठकों को आपके इस किताब की श्रृंखला के और आगे के भाग भी पसंद आएंगे। यथासंभव आपने किताबों को छोटा रखने का, 100-125 पन्ने में समेटने का प्रयास तो किया ही है जी। तो मेरा ख्याल है कि घंटे 2 घंटे में ये किताबें खत्म हो जाएं, ऐसी किताबें हैं। शायद छोटे मोटे सफर में
मेट्रो में आते जाते लोग इन किताबों को पढ़ सकते हैं। इस वजह से भी शायद ये किताबें काफ़ी पसंद की जा रही है। आने वाली आपकी और इस श्रृंखला की किताबों के लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। और चूँकि सावरकर जी का दिन था और मित्र मेला की भी बातें हो गई, तो इसे हम लोग सिर्फ भाग्य की बात समझें। तो हमारी ओर से बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। धन्यवाद आनंद जी समय देने के लिए, और उम्मीद है कि आपसे हम लोग इस श्रृंखला में आगे बात करते रहेंगे। कोशिश करेंगे कि 10-15 दिन बाद हम लोग फिर सामने लेकर आए और हम लोग काशी के बाद बात करेंगे। शुरुआत काशी से करेंगे, फिर देखिए हम लोगों ने सोचा था झांसी फाइल्स की बात करेंगे, बट वो पूरे उसमें ही समझ जाता है, पूरा हम लोग क्रांतिकारी आंदोलन की बात करने लगते हैं। बेहद बेहद आभार।